नमस्कार साथियों, आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं की फिजिक्स जो हिंदी मीडियम में रहेगी और इस फिजिक्स के जो सारे टॉपिक हैं वो हम इसी क्लास के अंदर पूरी करेंगे और जो कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी बुक है उस पूरी बुक को हम इसमें हल करवाएँगे। साथ ही आपको इसकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सारे न्यूमेरिकल भी इसके अंदर हम हल करवाएँगे। तो इसके बाद में हम 11वीं की क्लास भी इसी के अंदर चालू करेंगे और बचा हुआ जैसे 9th है, 10th है, उसकी भी क्लासें हम इसके अंदर चलाएँगे जिसमें विज्ञान और गणित को सब्जेक्ट को पूरा कराया जाएगा। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि जो यूनिट नंबर फर्स्ट है मतलब चैप्टर फर्स्ट आपका फिजिक्स का, आज उसके कुछ क्वेश्चन हैं जो थ्योरेटिकल हैं उनको समझेंगे और बेसिक टाइप से इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक देखते हैं इसके अंदर, पहला टॉपिक क्या है? तो स्थिर विद्युत के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे कि सारा रुका हुआ आवेश जो होता है, स्थिर आवेश के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर। स्थिर आवेश में अपन क्या पढ़ेंगे? स्थिर विद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत ऊर्जा क्या होती है? आवेश क्या होता है? आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है? क्वांटीकरण संबंधित कुछ सवाल रहते हैं, उन सवालों को भी इसके अंदर हल करेंगे। तो हमारे जो चैप्टर फर्स्ट है स्थिर विद्युत, उस स्थिर विद्युत के अंदर का स्थिर विद्युत होती क्या है सबसे पहले तो? तो स्थिर विद्युत क्या होता है कि एक प्रकार की ऊर्जा होती है। विद्युत क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ऐसी ऊर्जा जिसके कारण ऐसी किसी पदार्थ के अंदर ऐसी ऊर्जा जिसके कारण उस पदार्थ के अंदर हल्की-हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या हो जाता है? आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इस प्रकार की ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं कि उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की मतलब छोटी-छोटी जो वस्तुएँ होती हैं, छोटी-छोटी हल्की-हल्की वस्तुएँ जैसे वैज्ञानिक थेल्स थे, उन्होंने एक एम्बर नाम का पदार्थ खोजा था, जिसको क्या करते हैं ऊन से रगड़ते हैं, ऊनी कपड़े या ऊन से केवल रगड़ते हैं उसको, तो रगड़ने के कारण उस एम्बर नामक पदार्थ के अंदर क्या होता है कि उसको कागज के टुकड़ों के पास लेके जाते हैं या धूल के कणों के पास लेके जाते हैं, तो उस ऑटोमेटिक उस पदार्थ के अंदर क्या होता है वो कण क्या होते हैं उसकी ओर आकर्षित होने लग जाते हैं। तो उन्होंने उसके बाद में और भी वैज्ञानिक आए थे जैसे विलियम, है ना? वैज्ञानिक रॉबर्ट विलियम आए थे। उन्होंने क्या किया था कि एक और ऐसे पदार्थ का बहुत सारे पदार्थों की खोज की थी, जिनके अंदर इस प्रकार की घटनाएँ होती हैं। तो ये जो घटना हो रही है, इस प्रकार की जो ऊर्जा हो रही है, किसी पदार्थ को एक दूसरे पदार्थ से रगड़ने के कारण उत्पन्न हो रही है ना? घर्षण के कारण उत्पन्न हो रही है। तो इस प्रकार से जो ऊर्जा बन रही है, तो इसी ऊर्जा को अपन घर्षण विद्युत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? घर्षण विद्युत भी कहा जाता है। तो उस ऊर्जा को जिसके कारण क्या होता है, किसी पदार्थ में हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, ऐसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। और चूंकि यह विद्युत जो होती है रगड़ने या घर्षण के कारण उत्पन्न होती है, अभी मैंने बताया आपको कि रगड़ने या घर्षण के कारण उत्पन्न होती है, इसलिए इस प्रकार की ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत भी कहते हैं। और जिस पदार्थ के अंदर ऐसा करने के कारण जिस पदार्थ के अंदर इस प्रकार की ऊर्जा आई है, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? विद्युतमय पदार्थ कहते हैं, इलेक्ट्रिफाइड पदार्थ कहा जाता है। और एक किसी पदार्थ के विद्युतमय हो जाने के बाद अपन यूं कह सकते हैं कि इस पदार्थ ने क्या कर लिया है? आवेश ग्रहण कर लिया है। क्या ग्रहण कर लिया इसने? आवेश को ग्रहण कर लिया है। तो इस प्रकार की ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं या विद्युत कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है हमारा इस चैप्टर का, सेकंड चैप्टर रहेगा हमारा कि आवेश क्या होता है। सेकंड चैप्टर क्या रहेगा हमारा कि आवेश क्या होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, ये दूसरे नंबर का टॉपिक रहेगा हमारा। तो आवेश क्या होता है? आवेशों के बारे में सब जानते होंगे, प्रकार तो हमने देख रहे होंगे, नाम भी सुन रखा कि एक धन आवेश होता है ना, एक क्या होता है? ऋण आवेश होता है। तो धन आवेश क्या होता है और ऋण आवेश क्या होता है? तो इनको समझने से पहले आपने परमाणु संरचना समझ रखी होगी, कक्षा 11वीं में पढ़ी होगी आपने केमिस्ट्री में, और नहीं होगा तो कक्षा 12वीं की यूनिट नंबर जो 8 आएगी हमारी, परमाणु और नाभिक वाले जो चैप्टर चलेंगे हमारे, उसके अंदर फिर हम पढ़ेंगे इस नाभिक की संरचना के बारे में। तो उसके उस इसका स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत भी अगर अपने को जानकारी है, तो आवेशों को समझना क्या है, आसानी से समझ जाएंगे अपन को। तो इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा उस के बारे में बता देता हूँ, परमाणु संरचना किस प्रकार की होती है। तो देखो, थॉमसन का परमाणु मॉडल आया था, है ना? उन्होंने बताया था कि समस्त द्रव्यमान और समस्त धनात्मक पूरे परमाणु अंदर क्या होते हैं? समान रूप से वितरित होते हैं। उसके बाद में रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग करा था, तो उन्होंने देखा था कि वो स्वर्ण पन्ने के ऊपर अल्फा कणों की बौछार कराई थी, देखा था उनने कुछ अल्फा कण तो क्या होते हैं? स्वर्ण पन्ने को आर पार निकल जाते हैं, है ना? और कुछ पदार्थ क्या होते हैं, सॉरी, कुछ अल्फा कण क्या होते हैं कि
स्वर्ण पन्नी से टकरा के होते प्रकीर्णित हो जाते हैं, और 10,000 या 20,000 में से एक अल्फा कण क्या होता है, जैसे टकरा रहा था रिटर्न रिटर्न ऐसा कैसे ही वापस आ रहा था। इस प्रकार की उन्होंने संरचना बताई थी परमाणु की। उसके बाद में आया था लास्ट में बोहर। बोहर का परमाणु मॉडल ने बताया था कि परमाणु जो होता है ना, जैसे सबसे पहले होता है पदार्थ, सबसे पहले कौन होता है, सबसे बड़ी इकाई कौन है, पदार्थ। पदार्थ के बाद आता है अणु, अणुओं से मिलकर बना होता है कौन, पदार्थ। और अणु में कौन होते हैं, परमाणु होते हैं। कौन होते हैं, परमाणु। तो इस परमाणु के बारे में अपन देख रहे हैं। तो बोहर का परमाणु मॉडल ने बताया था कि बीच में कौन होता है, नाभिक होता है। उस नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं और एक क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होता है, कोई आवेश नहीं होता है, जीरो आवेश होता है, किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है इस प्रकार के कण को। समस्त प्रोटॉन और समस्त न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, सब इस नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। और समस्त प्रोटॉन भी क्या इसी के अंदर पाए जाते हैं। और नाभिक की जो साइज होती है, क्या होती है, नाभिक की साइज कितनी होती है, तो नाभिक की साइज जो होती है 10 की घात -15 मीटर होती है। कितनी होती है, 10 की घात -15 मीटर नाभिक का आकार होता है। सिर्फ बेसिक चीजें अपने को ध्यान में रखना है। और ये परमाणु है, इस परमाणु की जो साइज होती है ना, ये परमाणु है, और इस परमाणु की जो साइज होती है वो होती है 10 की घात -10 मीटर। कितनी होती है, लगभग लगभग 1 एंगस्ट्रॉम भी इसको लिख सकते हैं, ये साइज होती है। और उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कहाँ रहते हैं, इनके बाहर, नाभिक के बाहर जो कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं के अंदर सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उन अलग अलग कक्षाओं के अंदर क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, यहाँ रहते हैं ये, है ना। इस प्रकार से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद रहते हैं, अलग अलग कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और इसी के अंदर क्या होते हैं, वो चक्कर लगाते रहते हैं। अब देखना आपने, वो समझना क्या है, मेन इंपॉर्टेंट बात जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि ये परमाणु है, समझ में आ रहा है, और इसके बीच में एक नाभिक है। तो समस्त प्रोटॉन में टोटल जितने भी प्रोटॉन होते हैं, टोटल जितने भी न्यूट्रॉन होते हैं, सारे प्रोटॉन सारे न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। और बाकी बचे हुए कौन, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इनकी कक्षाएं होती है अलग अलग, उनके अंदर रहते हैं। अब प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो होता है धनावेश, और मान कितना होता है इसका, 1.6 × 10 की घात -19 कूलम। इतना आवेश होता है किसके ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर। और इतना ही आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। कितना, 1.6 × 10 की घात -19 कूलम। और ये का होता है, नेगेटिव होता है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर जो, सॉरी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो होता है बराबर, लेकिन प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव रहता है। तो हमें अगर इनके नाम में कंफ्यूजन हो रहा है, तो प्रोटॉन का पी से पॉजिटिव, इंग्लिश वर्ड क्या आता है, प्लस, प्लस को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। तो प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव शब्द को बोलो कि पी से पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज, मतलब प्रोटॉन के ऊपर क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज। और एन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रॉन। एक होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होता है, जीरो, मतलब कोई चार्ज नहीं होता है इसके ऊपर, इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, जीरो। अगर एन से न्यूट्रल समझ लोगे, न्यूट्रल रहता है, इसका कोई काम नहीं होता, इसके ऊपर किसी टाइप का कोई चार्ज होता ही नहीं है। तो आवेश कितने प्रकार के, धन आवेश ने क्यों ना गया, ऋण आवेश। अब देखो, समस्त धन आवेश तो एक जगह है, और समस्त इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक बल, आकर्षण बल कार्य करता है। क्या करता है, इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसके बंधे हुए रहते हैं, इसी के चारों क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। अब कूलाम के नियम से बल लगता है, तो कूलाम का नियम क्या होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। कूलाम का नियम क्या होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डिस्टेंस बढ़ने पर क्या होता है, उस बल का मान क्या होता जाता है, कम हो जाता है। तो पास वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा बल लगेगा, दूर वाले के ऊपर और कम लगेगा, उससे दूर वाले को और कम लगेगा। तो आखिरी आखिरी कक्षाओं वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके ऊपर लगने वाला बल ये क्या होता है, बहुत ही कमजोर हो जाता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये होती है परमाणु की संरचना। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जिन पदार्थों के अंदर पाए जाते हैं, ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, अपन चालक पदार्थ कहते हैं। चालक की क्या परिभाषा बनेगी, कि जिन पदार्थों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मतलब बाहरी कक्षाओं के अंदर जिन पदार्थों के अंदर बाहरी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा होंगे, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। तो जिन पदार्थों मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। और जिन पदार्थों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती ही नहीं, मतलब यहाँ बाहरी कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, केवल अंदर अंदर वाली कक्षाओं के अंदर ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो ऐसे पदार्थों को अपन क्या कहते हैं, कुचालक पदार्थ कहते हैं। तीसरे नंबर के पदार्थ आते हैं, वो आते हैं कौन से, कुचालक वाले, सॉरी, अर्धचालक। तो जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ना तो बहुत ज्यादा होती है और नहीं बहुत कम होती है, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। जो निम्न ताप पर तो कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, और ताप बढ़ाने पर क्या होते हैं, चालक की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं। तो
तीन प्रकार के पदार्थ हो गए, चालक, कुचालक और एक होता है कौन, अर्धचालक। क्या होता है, अर्धचालक। तो ये तीन प्रकार के इलेक्ट्रॉनों के ऊपर डिपेंड, मतलब इलेक्ट्रॉन सब पदार्थ के अंदर पाए जाते हैं, ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। सारे पदार्थों के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन जिम्मेदार है मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगर जिन पदार्थों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो सभी पदार्थ के कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं, और जिन पदार्थ के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है वो सब क्या कहलाते हैं, कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। और जिन पदार्थ के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या ना तो बहुत ज्यादा है और न ही बहुत कम है, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। जो निम्न ताप पर तो कुचालक होते हैं ना, ताप बढ़ाने पर बंध टूट जाते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, तो फिर वो चालक की बात ही व्यवहार करने लग जाते हैं। अब देखते हैं अपन आवेशों के प्रकार के ऊपर आते हैं। तो आवेशों का प्रकार होता है दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो होता है धन आवेश और एक होता है कौन, ऋण आवेश। क्या होता है, ऋण आवेश। तो धन आवेश और ऋण आवेश की परिभाषा समझने के लिए पहले क्या करेंगे अपन, कि उन्होंने परिभाषा इस प्रकार से बनाई कि जब किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, क्या करते हैं, इनको रगड़ते हैं। तो रगड़ने के लिए कौन कौन से पदार्थ लिए, धन आवेश के लिए उदाहरण लिया कि कांच की छड़ है। क्या है, कांच की, ये कांच की छड़ है। इस कांच की छड़ है ना, ये कांच की छड़ है। और एक क्या लिया, रेशम का कपड़ा। काय का कपड़ा लिया, ये रेशम का कपड़ा लिया। ये कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा लिया, इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं। तो रगड़ने के कारण होता क्या है कि ये भी कुचालक है, ये भी कुचालक है, दोनों पदार्थ क्या है, कुचालक ही है। लेकिन रगड़ने के कारण क्या होते हैं, दोनों पदार्थ गर्म होते हैं। अब गर्म होने के कारण क्या होते हैं, वो जो मैंने बताया था तुम्हें संरचना समझा के, ये परमाणु इसके अंदर ये गर्म होंगे। अब गर्म होने के बाद मान लो दोनों पदार्थ कुचालक, मतलब बाहरी कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो सारे इलेक्ट्रॉन का अंदर है वो। तो ऐसे अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों क्या होते हैं, ऊर्जा मिलती है, और वो ऊर्जा मिलके क्या होते हैं, वहां से कक्षा से ऊपर वाली कक्षा में आ जाते हैं और बाहरी कक्षा तक आ जाते हैं। तो अब दोनों में से किस वाले के आएंगे, तो ये बात अपने को ध्यान रखना है कि इस दोनों पदार्थ में आप किसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जब इनको रगड़ रहे हैं आपस, दोनों को रगड़ते रगड़ते दोनों गर्म हो गए। अब दोनों में से कौन से पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, तो जो कांच की छड़ होती है ना, इसके अंदर जो बंध बने होते हैं इलेक्ट्रॉनों के, वो बंध क्या होते हैं, बहुत ही कमजोर बंध होते हैं इन इलेक्ट्रॉनों के। तो ये इलेक्ट्रॉन निकल निकल के कहाँ आ जाते हैं, कहीं में आ जाते हैं, रेशम के कपड़े के अंदर पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं, ये सब रेशम के कपड़े के अंदर निकल जाते हैं। किस में से निकले, कांच की छड़ में से। क्यों निकले, क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कमजोर बल से बंधे हुए रहते हैं, इसलिए उस पदार्थ के अंदर से, मतलब कांच के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले गए, रेशम के कपड़े में चले गए। अब इलेक्ट्रॉनों के ऊपर कौन सा आवेश था, ऋण आवेश था। इसका मतलब कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल निकल के कहाँ पहुंच गए, सारे इस रेशम के कपड़े के अंदर पहुंच गए। ऑलरेडी रेशम के कपड़े में भी इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, इसके अंदर ऑलरेडी थे पहले से, इसके इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर थे ही सही, और इसे कांच की छड़ वाले भी इलेक्ट्रॉन निकले कहाँ पहुंच गए, रेशम के कपड़े में पहुंच गए। तो रेशम के कपड़े में क्या हुआ, रेशम के कपड़े में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। तो रेशम के कपड़े के उत्पन्न आवेश को तो क्या बोलेंगे अपन, ऋणावेश कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको, ऋणावेश। और कांच की छड़ के उत्पन्न आवेश को क्या बोलते हैं अपन, धन आवेश कहते हैं। इस प्रकार से धन आवेश और ऋणावेश की हम परिभाषा बना सकते हैं। तो ये तो हमने धन आवेश के लिए परिभाषा बनाई। दूसरा देखते हैं ऋणावेश के लिए। तो ऋणावेश के लिए परिभाषा बनाने के लिए उन्होंने दूसरा उदाहरण लिया है ना, ऋणावेश। ये ऋणावेश की परिभाषा बनाने के लिए उन्होंने दूसरा उदाहरण लिया। काय का उदाहरण लिया उन्होंने, छड़ ली काय की, एबोनाइट की। कौन सी छड़ ली उन्होंने, एबोनाइट पदार्थ जो होता है, एबोनाइट। ये भी एक प्रकार का पदार्थ है ना। इसको काय से रगड़ा उनने, बिल्ली के खाल से। काय से रगड़ा, दूसरा उदाहरण काय का लिया उनने, बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल, है ना। एक एबोनाइट की छड़ ली और बिल्ली की खाल ली, इन दोनों को आपस में रगड़ा। अब रगड़ने के कारण इन दोनों में से किस में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, दोनों में इलेक्ट्रॉन है। कुचालक है तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन सभी के अंदर पाए जाते हैं, तो किस में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो इसमें क्या होता है, बिल्ली की खाल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाल रहते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज्यादा मात्रा मौजूद होते हैं, और इसका जो बंध होता है वो कमजोर होता है। इलेक्ट्रॉनों का जो बल से बंधे होते हैं ना अंदर, वो थोड़ा सा क्या होता है, कमजोर होता है। किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। तो इस पदार्थ के अंदर वाला बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकल निकल के कहाँ पहुंच जाते हैं, सब एबोनाइट की छड़ में आ जाते हैं। तो एबोनाइट की छड़ के इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी इसके अंदर थे ही सही, बिल्ली के खाल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वो भी निकल निकल के कहाँ पहुंच गए, वो भी एबोनाइट की छड़ के अंदर आ गए। तो यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन निकल निकल के इस छड़ के ऊपर आ गए।
तो इस बिल्ली के खाल पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी हो गई, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, अधिकता हो गई, और इलेक्ट्रॉनों के ऊपर ऋण आवेश था, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन मतलब ऋण ज्यादा इकट्ठा हो गया, तो एबोनाइट की छड़ के ऊपर जो आवेश उत्पन्न होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, ऋण आवेश बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, एबोनाइट की छड़ को उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। और यही परिभाषा धन आवेश के लिए लिख सकते हैं कि बिल्ली के खाल पर उत्पन्न आवेश को क्या बोलेंगे अपन, धन आवेश बोलेंगे। इस प्रकार से दोनों की परिभाषाएं बन जाती हैं, है ना। तो क्या परिभाषा बनी अपने, पहले वाली परिभाषा देखते हैं, है ना। धन आवेश की परिभाषा क्या बनी कि जब एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चल जाते हैं, रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। तो कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन की क्या कमी हो जाती है, तो कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। और ऋण आवेश के लिए परिभाषा बनाई तो वो कैसे बने अपन, एबोनाइट की छड़ और बिल्ली की खाल, कि एबोनाइट की छड़ और बिल्ली के खाल को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है कि इस बिल्ली के खाल के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल निकल के काय में आ जाते हैं, इस एबोनाइट की छड़ में आ जाते हैं। तो एबोनाइट की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, अधिकता हो गई, जहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है वहां कौन सा आवेश आ जाता है, ऋण आवेश आ जाता है। तो शॉर्ट में ऋण आवेश की परिभाषा ये भी लिख सकते हैं हम, क्या कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को क्या कहा जाता है, ऋणावेश कहा जाता है। ये परिभाषा भी अपन ऋणावेश के लिए लिख सकते हैं। तो ये हो गए हमारे धन आवेश और ऋणावेश के प्रकार। उसके बाद में अगला टॉपिक आता है हमारा, ये कुछ आवेश कितने प्रकार के होते हैं ये हमने पढ़ लिया है। इसके बाद में देखो कुछ उदाहरण दे रखे अपन ने कि जैसे धन आवेशित पदार्थ है ना, जिन पदार्थों पर धन आवेश उत्पन्न होता है उनका नाम, और जिन पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है उनका नाम लिख रखा है। जैसे कांच की छड़, ऊनी कपड़ा, ऊनी कोट, ऊनी गलीचा, इनके फोटो बना रखे हैं, ऊनी गलीचा, ऊनी कोट, है ना, गलीचा, रेशम का कपड़ा, इन सब के अंदर क्या, सॉरी रेशम के कपड़े के ऊपर ऋण आता है। तो इन चारों पदार्थ ऐसे इनके नाम दे रखे, इनके ऊपर क्या होता है, धन आवेश उत्पन्न होता है। और रेशम का कपड़ा, एम्बर, एबोनाइट, रबड़ की छड़, है ना, रबड़ की छड़, प्लास्टिक शीट, रबर के जूते, इन सब के ऊपर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ये सभी पदार्थ को हमने चित्र के अंदर बता रखा है। उसके बाद में आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है। तो आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है, जो भी हमने पढ़ा ना, धन आवेश ऋण आवेश के प्रकार, उसी के आधार पर क्या होते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार हो रहा है, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसका मतलब जिम्मेदार कौन है, इलेक्ट्रॉन ही है। तो जब किन्हीं दो पदार्थों को आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं, क्या करते हैं, किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, रगड़ने के कारण क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं। अब गर्म हो जाएंगे दोनों पदार्थ में किस में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कौन से वाले में से निकलेंगे, जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन कमजोर बल से बंधे होते हैं उस पदार्थ के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चल जाते हैं, दूसरे वाले पदार्थ के अंदर चल जाते हैं। तो एक पदार्थ में क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और दूसरे वाले पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, अधिकता हो गई। देखो यही हुआ था ना, अभी समझाया था मैंने इसको यहाँ पे। तो क्या हुआ था, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ा, नाम नहीं लिख रखा है कि इलेक्ट्रॉन सिद्धांत लिख रहे, वहां नाम नहीं लिखेंगे, है ना। तो दो पदार्थों का आपस में रगड़ा तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल निकल के एक दूसरे में चले गए, तो एक में से क्या हो गई, कमी, और एक में क्या हो गई, अधिकता। तो जिसमें कमी हुई उसमें धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा, जिसमें अधिकता हुई उसमें ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। यही आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत होता है, इसे आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहा जाता है। उसके बाद में हमारे आता है टॉपिक अगला कि चालक, कुचालक और अर्धचालकों को समझाइए। तो देखो किसी चालकों के अंदर आवेशवाहकों किन्हीं पदार्थों को आवेशवाहकों के आधार पर, गतिशील आवेशवाहकों के आधार पर इनको तीन प्रकार में बांटा गया है, चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो मैंने पहले ही बता दिया तुमको कि चालक किनको कहा जाता है, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या बहुत ज्यादा होती है, और कुचालक उनको कहा जाता है जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या बिल्कुल भी पाई नहीं जाती है, और अर्धचालक उनको कहा जाता है जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ना तो बहुत ज्यादा होती है और नहीं बहुत कम होती है। ऐसे पदार्थों को हम अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। तो आज की क्लास में हमने केवल ये 3 या 4 क्वेश्चन पढ़े हैं, और टॉपिक तो एक ही था, आवेशों से रिलेटेड, और इतने सारे क्वेश्चन हमने इस क्लास के अंदर पढ़े हैं। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इनके पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए। हम आपको टोटल जानकारी और टोटल क्वेश्चन इसी चैनल के ऊपर करवाएंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, किसी टाइप का कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं रहेगा, आपको फ्री में ये क्लास दी जाएगी। और आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और इसको शेयर भी करना है, ताकि ऐसे गरीब बच्चों तक भी हमारा चैनल पहुंच सके जिनके पास कोचिंग लगाने के पैसे नहीं है, वो भी हमारे इस चैनल के माध्यम से फ्री में हमारी फिजिक्स की क्लास पढ़ सकते हैं। पूरी एनसीईआरटी बुक को हम पूरी थ्योरेटिकल क्वेश्चन सारे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सारे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सब इसके अंदर हल करवाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।